नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं कवींद्र। आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है, जिसे पूरा देश जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मना रहा है और उन आदिवासी जननायकों को नमन कर रहा है जिन्होंने पूरा जीवन देश की आज़ादी के लिए लगाया और जननायक बनकर उभरे। देश में लगभग 700 जनजातीय समूह और उपसमूह हैं। इनमें से लगभग 80 प्राचीन जनजातियां हैं। भारत की जनसंख्या की एक बड़ी आबादी करीब 10 करोड़ बताई जाती है, जो कि जनजातीय समाज से है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में ब्रिटिश औपनिवेश शासन के खिलाफ आदिवासी आंदोलनों को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा गया और पूरे देश में ऐसे जननायकों ने भारतीयों को न सिर्फ प्रेरित किया बल्कि आज़ादी में उनका एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा। तो आज बात जनजातीय समाज, उसके इतिहास और देश की स्वतंत्रता और विकास यात्रा में उसके योगदान की। साथ ही चर्चा जनजातीय समाज की आज की जरूरतों और सरकार और संविधान की ओर से उन्हें मिले अधिकारों और आगे के रास्ते की। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। मेरे साथ स्टूडियो में हैं हर्ष चौहान जी, जो कि चेयरपर्सन हैं। स्वागत है आपका, एनसीएसटी से आपका हैं। और दूसरे मेहमान हमारे साथ राधेश्याम बारले साहब, जो कि पद्मश्री हैं। आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं हर्ष जी आपसे शुरू करना चाहूँगा कि अगर मैं जनजातीय समाज की बात करूँ, हालांकि एक बड़ा हिस्सा है देश के सीमावर्ती इलाकों में, अगर रिहाइश की बात करूँ उनकी है, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन और उस वक्त में जो ब्रिटिश शासन था उसके खिलाफ उनकी अगर हम आंदोलनों की बात करें तो उतना ज़्यादा चर्चा में या लोगों के जहन में वो चीज़ें नहीं आ पाई। अब उसे बहुत ज़्यादा मुख्यधारा में लाने की बात हो रही है। इसके लिए एक करीब एक सप्ताह तक के कार्यक्रम की बात हो रही है। इसे कैसे देखते हैं? और उस टाइम पे, उस वक्त में जो हमारे जनजातीय समाज के नायक हीरो थे, उनको अगर कुछ थोड़ा सा हम चाहें कि आप बता पाएं, जो बड़े हीरो रहे। सबसे पहले तो मैं आज का जो दिन है वो जनजातीय गौरव दिवस के रूप में जो मनाया जा रहा है, वो ऐतिहासिक दृष्टि से हम सब जनजातीय समाज और पूरे देश के लिए बहुत गर्व और गौरव की बात है। क्योंकि जैसा आपने बताया कि जनजातीय समाज का इतिहास, उसके गौरवशाली अतीत, इसके बारे में अभी सामान्यतः बहुत कम लोग जानते हैं। आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी बातों में भी ऐसा ही हुआ है। अगर हम उसके थोड़े से कारणों में जाएं तो ध्यान में आता है कि 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब चर्चा हुई थी और उसकी रिपोर्टिंग हुई थी, तो उसमें उन लोगों ने इस फिक्र जाहिर की थी कि सबसे ज़्यादा ब्रिटिश सैनिकों की कैजुअलिटी जो है वो जंगल क्षेत्र में हुई और उसकी उन्होंने चिंता की थी कि इसके बारे में अलग से रणनीति बनाने की ज़रूरत होगी अगर हमें लंबे समय तक राज्य करना है। और उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने जनजाति समाज के बारे में एक क्रिमिनल ट्राइब करके शब्द डाला और इसलिए उनके किए गए संघर्षों को इतिहास में कभी नोंद ही नहीं हुई। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो भगवान बिरसा मुंडा का उदाहरण तो है ही, उसके अलावा भी देश भर में 1857 के पहले से लेकर और आगे तक भी लगातार संघर्ष हुए। जैसे राजस्थान क्षेत्र में मानगढ़ हिल्स हैं, जिसमें 1500 के लगभग जनजाति समूह का नरसंहार हुआ था, ब्रिटिश द्वारा घेर कर मारा गया था। और इस प्रकार की कई घटनाएं देश में होती रही, लेकिन उसे क्रिमिनल बताकर और इतिहास में दर्ज ही नहीं हुआ। दुर्भाग्य से ऐसा हो गया कि स्वतंत्रता के बाद भी हमने जनजाति समाज के इतिहास को जो अंग्रेज़ लिख कर गए थे उसके आगे ही सोचा। ये बहुत ही हमारे लिए शुभ समय आया है और कि आज ये जनजातीय गौरव दिवस जब मनने लगेगा तो हम सबको इसका अवसर मिलेगा कि हमारे गौरवशाली अतीत, हमारी शौर्य गाथाएं और समाज के सामने सही रूप में आ पाएंगी। ओके, राधेश्याम जी, जैसे कि कहा हर्ष जी ने, और क्या आप एग्री करते हैं, सहमत हैं कि जिस तरीके से आज़ादी के आंदोलन हुए, यानी कि आज़ादी से पहले अगर मैं जाऊं दशकों में और 1890 के आसपास के करीब, उस वक्त भी आंदोलन हो रहे थे आज़ादी को लेकर, मुख्यधारा के लोग नहीं थे, वो हमारे जनजातीय समाज के हीरो थे, वो लोग थे, और वो चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रचारित प्रसारित नहीं हुई, हमारे सामने नहीं आई। जी जी, आदिवासी जनजाति गौरव समाज के बहुत बड़ा इतिहास कुछ रहा है। जैसे यहाँ ब्रिटिश कार्यकाल में भी इन्होंने अपने देश और समाज और जनजाति गौरव समाज के विकास और उन्नति के लिए, अपने राज्य और देश के विकास और उन्नति के लिए शहीद प्रेमचंद सिंह जैसे महान नायकों ने, गैन सिंह नायक है,
भगवान बिरसा मुंडा जी है, दुर्गावती जी है, इन्होंने जिन्होंने अपने बलिदान देकर देश में जिन्होंने आजादी का स्वतंत्रता, जिन्होंने फ्रीडम फाइटर के लिए जिन्होंने काम किया, और उसके इस विषय में और इस क्षेत्र में जिन्होंने देश पूरे विश्व जानते हैं कि आदिवासी समाज का साहित्य, कला, संस्कृति का इसमें बहुत बड़ा इतिहास है। और इन लोगों की कला, जो साहित्य, जो संस्कृति है अपने गौरव जनजाति समाज का, काबिल तारीफ है, जिन्होंने पूरा अपने प्रदेश ही नहीं विश्व के कोने कोने में आदिवासी जनजाति का जो कल्चर है वह पूरा कोई किसी ने विज्ञ नहीं है। इन्होंने इसके कला और साहित्य सारे लोग भली भांति से परिचित है। हम चाहते हैं कि जनजाति गौरव समाज शुरू से गौरवशाली समाज रहा है, और देश विकास, उन्नति, चाहे वो उस समय की बात हो चाहे अब की बात हो, उनका विकास और विधान जो है चिरस्थायी तक हमेशा बना रहेगा। हर्ष जी, क्योंकि जब 80 के 20 या 40 के आसपास के आंदोलनों को देखते हैं, जिनको बहुत ही छोटे या उस तरीके के आंदोलन रहे बताया गया, लेकिन एक तरीके से न्यू थी, लेकिन उस वक्त के दौर में जो हमारे जनजातीय समाज है, चाहे वो शिक्षा के स्तर की बात करें, उस वक्त बहुत कम थी, क्योंकि आज़ादी के बाद भी जब हम लिटरेसी रेट को देखते हैं तो काफ़ी बहुत कम था। हालांकि अब काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट है, लेकिन उस दौर में बिना शिक्षा के देश के लिए खड़ा होना, और न सिर्फ खड़ा होना बल्कि अपने और देश के अधिकारों के लिए लोगों को लामबंद करना, इसके पीछे की प्रेरणा और इसके पीछे की सोच कैसे आई होगी और कैसे वो आगे बढ़ी होगी? जनजाति समाज का इतिहास इस प्रकार से रहा है, अगर हम पौराणिक काल से भी देखें तो जनजाति समाज एक स्वाभिमानी समाज रहा हमेशा। जंगलों में उसने निवास किया, और उसकी कई विशेषता हैं जो अभी का जो सभ्य समाज है उसको ठीक प्रकार से समझ नहीं सकता। जैसे उदाहरण के लिए, वो अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। दूसरा, वो कभी भी इंडिविजुअल ओनरशिप पर नहीं जाता, वो कम्युनिटी ओनरशिप का विचार करता है, संपूर्ण क्षेत्र का विचार करता है, स्वार्थ का विचार नहीं करता। ऐसे में अपने स्वाभिमान को बचाए रखने के लिए और किसी के अत्याचार को सहन न करना और दूसरे पर होने नहीं देना, ये उसके मूल में है। इसलिए जब हम कहते हैं शिक्षा, तो शिक्षा तो बहुत बाद में आई, लेकिन स्वाभाविक समाज की रचना ऐसी है, स्वाभाविक एक वनवासी का स्वभाव ऐसा है कि वो इन बातों को स्वीकार नहीं करता। वैसे ही उदाहरण के रूप में उसका श्रेष्ठ उदाहरण बिरसा मुंडा है, कि जिसमें 25 साल की उम्र तक उन्होंने केवल अंग्रेजों से संघर्ष किया, रिएक्शन के रूप में नहीं है। उन्होंने पहले सीखने के लिए सबको स्वीकार किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मुझे सिखाने के नाम पर और मेरी अस्मिता को छीना जा रहा है, तो उन्हीं के खिलाफ वो खड़े हुए। उसके अलावा भी मेरे गांव की रक्षा के लिए, मेरे गांव की समाज की रक्षा के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए, तो उन्होंने सेवा की। सेवा के बाद में जब अधिकारों का हनन होने लगा, जंगल छिलने लगा, तो उसके लिए संघर्ष किया। इन सब बातों को पूरे समाज के साथ करना, और आने वाले संकटों के बारे में जब उनको ऐसा लगा कि मेरे धर्म पर हानि हो रही है, तो उसकी रक्षा के लिए मैं क्या करूं, तो उस प्रकार की आध्यात्मिक आंदोलन भी उन्होंने खड़ा किया। तो 25 साल की उम्र में ये कर लेना, ये अपने आप में ऐसा लगता है कि कोई सामान्य बात नहीं है, पर जनजाति समाज का एक स्वभाव है, और ये उसके मूल स्वभाव के प्रतिनिधि के रूप में भगवान बिरसा मुंडा हमारे सामने आते हैं। इसी को मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अभी समझने की आवश्यकता है शेष समाज को, क्योंकि आजकल हम ऐसा सोचते हैं कि एजुकेशन से ही ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन परंपराओं से, उसके स्वभाव से, सामाजिक रचना से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ये जनजाति समाज में दिखता है। इसीलिए बिरसा मुंडा एक उदाहरण है, जादू नांग दूसरे उदाहरण हैं, और कई ऐसे उदाहरण हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि इस समाज ने स्वाभाविक रूप से गुलामी को कभी स्वीकार नहीं किया, हमेशा अपने अपने स्तर पर जहां उनकी क्षमता थी संघर्ष किया है। और राधेश्याम जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपको पद्मश्री मिला, आप पंथी फोक डांसर हैं, लेकिन इससे पहले आपने MBBS की पढ़ाई की, यानी कि डॉक्टरी की आपने पढ़ाई की, और जो संस्कृति या जो जड़ें मैं कहूँ जनजाति समाज की, और जो एक कई दशकों से चली आ रही थी, उसको बढ़ाने के लिए आपने उस फील्ड को छोड़ा जिसकी पढ़ाई की, और उसके बाद आपने इस क्षेत्र को और आगे बढ़ाया। अगर अवसरों की बात करूं और चुनौतियों की बात करूं, चाहे शिक्षा की हो, चाहे आपके उस
हुनर को आगे बढ़ाने की बात हो, उसे कैसे आप देखते हैं आज अब? जी जी, सही बात है कि जनजाति गौरव की जब अपन बात करते हैं तो बहुत सारे इतिहासों को लेकर भी और उन्हें हमारे महापुरुषों के जिन्होंने ये सब चीज अर्पण करके, जैसे भगवान बिरसा मुंडा जैसे गुंडाधुर है, एन.सी. नायक है, रानी दुर्गावती जैसे महापुरुषों की याद और इसके जो विचारों को है जो हम लोग अपने जीवन में उतारे और इसको उतार करके अपने आने वाले भविष्य को गढ़े। एक तरफ जब आदिवासी जनजाति समाज का और हमारे आदिवासी जनजाति समाज की कला संस्कृति की बात करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र अलग है। हम शुरू से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, लेकिन इसके पहले भी बचपन से हम अपनी जो विधा है, जो मूल विधा है हमारे फोक डांस को लेकर के, हमने बचपन से इनको साधने का प्रयास किया है और उसी साधना और अपनी कला को, हमारी संस्कृति को जीवित रखने के लिए, हमारी परंपरा के कल्चर को, संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए उसको युवकों को प्रशिक्षण के माध्यम से कहें या शिक्षा के माध्यम से कहें या लोक कला संस्कृति को आगे बढ़ाने की बात जब आती है, उसके लिए हम शुरू से इस क्षेत्र में तत्पर रहे हैं और इसी का फलस्वरूप है जिन्होंने अपने मूल विधा के अलावा भी शासन के सभी जन कल्याणकारी विषयों को भी हमने अपने गीत और नृत्य में प्रयोग करके देश और दुनिया तक, गांव के सुदूर अंचलों में जनजाति समाज के बीच में भी जाकर के उसके उपदेश और संदेश को, उसके जीवन दर्शन को भी अपने जन तक प्रचार प्रसार करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। रहा सवाल जनजाति गौरव समाज में, शुरू से स्वाभिमानी समाज है, सब लोग जानते हैं, मूल निवासी है, जल जंगल जमीन की सेवा करने वाला समाज है। वहाँ के हमारे जनजाति समाज के जो लोग हैं, हमारे जनजाति समाज के जो इतिहास में है, वो एक सेवा भाव से देखते हैं, सेवा ही मानव धर्म में उसको अपनाते हैं और उसको उन्होंने जैसे अपना कर्म त्योहार की जब बात करते हैं, कर्म त्योहार की जब बात आती है तो हर एक ग्रुप में, हर एक समाज में उसको इष्ट देव मान करके उस जंगल के हर एक पौधे के जैसे कर्मदार के पौधों को अन्नदाता और अन्नपूर्णा माता के समझ कर उसके भगवान स्वरूप माता अन्नपूर्णा समझ कर उस कर्मदार की पूजा करते हैं। हमारे देशी समाज से गौरव शुरू से रहा है। वैसे कर्म त्योहार है, कर्मा यहाँ का सरहू, सैला, रीलू, काकसार, गिरी और मारिया सुबा, ये हमारे आदिवासी जाति समाज के बहुत बड़े कला के क्षेत्र में इतिहास है, जिन्होंने जयदेव बघेल जैसे कलाकार ने विश्व के कोने कोने में पहुंचा कर आदिवासी जाति समाज का गौरव इतिहास में लिखा गया है। आज बिरसा मुंडा जी, भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म दिवस है और इस मौके पर इस विषय पे बात करना और इस विषय पे बात करके जो आमंत्रित किए हैं, हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं, क्योंकि आदिवासी जनजाति गौरव समाज में शुरू से अभी तक किसी महिलाओं ने दहेज प्रताड़ना के माने उसके विरुद्ध काम नहीं किया है, दहेज प्रताड़ने का शिकार हुए हैं। कभी जनजाति समाज भ्रूण हत्या जैसे बड़े बड़े अपराधों में सम्मिलित नहीं होते। ऐसे माने जंगल को, अपने वन्य प्राणी को अपने इष्ट देव समझ करके जो जनजाति गौरव जो समाज है, वो हमारे जनजाति गौरव समाज हमारे पूर्वजों की देन है, जिन्होंने आज अपने जीवन को, अपने दान को निछावर करके विभिन्न ब्रिटिश कार्यकाल में जीते जी फांसी पर झूल गया, फिर भी लास्ट जी राधे श्याम जी, आपने जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है कि अपनी जो परंपराएं हैं और जो जनजातीय इलाका है, यानी कि जंगल और जो पर्यावरण है, उसको बचाने के लिए वो आगे आते हैं और बाकी चीज़ों को वो किनारे रखते हैं। हर जी, मैं जब आज के दौर में आप देखें, दुनिया क्लाइमेट चेंज से जूझ रही है, तमाम देश प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके के जो मॉडल मैं कहूँ जनजाति समाज का है, वो एक बेहतर मॉडल हो सकता है एक नज़ीर के तौर पर। और दूसरा ये कि जब आज़ादी से पहले के शिक्षा के स्तर को देखें और आज़ादी के बाद कुछ जो बदलाव हमने देखा है, उससे किस तरीके से अपने आप को बदलता दिख रहा है जनजाति समाज और उसका रोल देश की तरक्की या विकास में। हाँ, जैसा आपने बताया कि क्लाइमेट चेंज को लेके सारी दुनिया चिंतित है, ग्लोबल वार्मिंग को लेके चिंतित है, उसका सही सॉल्यूशन जो है वो हम जनजाति समाज से आते हैं, हमें पता है कि हमारे पास में है। हमारे वास्तव में देखा जाए तो हमारी एक तरह से एक सुप्त कराह थी, साइलेंट क्राई थी कि हमारी बात को कोई समझ नहीं रहा है। अब ऐसा लगने लगा है कि वो लोग धीरे धीरे इस बात को समझ रहे हैं। हम जगह जगह, हम जो क्षेत्र में काम करते हैं, मैं जहाँ काम कर रहा हूँ झाबुआ में,
हमने संवर्धन से समृद्धि इस नाम से आंदोलन किया है, और वो आंदोलन समाज अपनी पुरानी परंपराओं को रिवाइव करके कर रहा है और बहुत सहजता से कर रहा है। ऐसा स्थान स्थान पर होता हुआ सहज स्वभाव में, जैसे मैंने कहा कि कम्युनिटी ओनरशिप वहाँ सिद्धांत है, इसलिए अपने स्वार्थ के लिए पर्यावरण का नुकसान पहुँचाना ये उसके स्वभाव में ही नहीं है। तो ये तो कई प्रकार से पूरे समाज को विकास का क्या मॉडल होना चाहिए ये जनजाति समाज दे सकता है। अब हम इनडायरेक्टली ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई सारी प्रॉपर्टी को अपना ही मानना चाहिए, सबके जिम्मेदारी से यूज़ करना चाहिए। तो अभी तक हमारा समाज ये कहता रहा कि भाई शोषण मत करो, दोहन करो, लेकिन जनजाति समाज तो शोषण दोहन से ऊपर जाकर संवर्धन करो, इस प्रकार की ही बात हमेशा से सोचता आया है। तो जब हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का संवर्धन करेंगे, केवल दोहन का ही विचार नहीं करेंगे, तब तक हमारा समाज, हम जो क्लाइमेट चेंज की बातें कर रहे हैं उनका समाधान वही निहित है कि जब प्रत्येक व्यक्ति संवर्धन करने को अपना कर्तव्य मानेगा, दोहन करने को नहीं। क्योंकि कई बार जब भी विकास की बात होती है और जिस तरीके से जनजाति समाज, वनवासी समाज जो है वो उसका रोल रहा है, जो उसकी आवाज़ रही है, उसको विकास विरोधी कुछ लोग तमगा पहनाते रहे, एक आरोप लगाते रहे हैं। लेकिन असल में हकीकत किस तरीके से बदलती दिखती है जब आप करीब जाते हैं, और कैसे आदिवासी या जनजाति समाज ने खुद को शिक्षा के साथ या फिर नए वातावरण अपने आप को तैयार किया है, तैयार कर रहे हैं। वास्तव में इसको मैं इमेज वर्सेस रियलिटी शब्द का प्रयोग करूंगा कि जनजाति समाज की एक इमेज बनी हुई है और उसकी रियलिटी कुछ और है। रियलिटी उसकी बहुत अच्छी है, बहुत गौरवशाली है, उसकी परंपराएं बहुत गौरवशाली है। इमेज बनाई थी, जैसा मैंने पूर्व में कहा कि ब्रिटिश लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए उनके बारे में एक इमेज बनाई कि वो एनक्रोचर्स हैं, वो जंगल को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेस्ट एक्ट लेकर आए, जंगल से उनको दूर करने की कोशिश की गई। इन सब के चलते चलते आज का समाज भी लगभग उसी रूप में जनजाति समाज को देखता रहा है। मैं अगर स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो अगर ये कहते हैं कि जनजाति समाज ने जंगल काटे, तो वो जंगल काट कर ले कहाँ गए? तो कहीं से कहीं तक लॉजिकल नहीं है, पर एक भ्रम की स्थिति बनाई हुई है कि जनजाति समाज अब सीख रहा है संवर्धन। जनजाति समाज के अंदर पहले से संवर्धन की प्रवृत्ति है, पहले से वो जंगल के साथ रहने के लिए आदी है और उसके स्वभाव में है, बस उसे समझने की एक आवश्यकता है। मुझे लगता है कि ये जो आज का दिन घोषित हुआ है, ये हम सब के लिए अवसर मिलेगा कि हम हमारी बातें लोगों तक बता सकें, उसको उत्सव के रूप में लोगों के साथ ला सकते हैं, अपनी बातों को अभिव्यक्त कर सकें, हमारी शौर्य गाथाओं को स्वाभिमान के साथ हम लोगों के सामने ला सकें, ताकि पूरा देश हमारे समाज को मान सम्मान की दृष्टि से देखते हुए हमसे क्या सीख सकता है, हम सब मिलकर कैसे काम कर सकते हैं। जनजाति समाज तो हमेशा ही सबके साथ रहा, पर बाकी सब लोग अगर इसको समझ जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। और इसके लिए आज का दिन जो घोषित हुआ है जी, उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार के लिए भी हम उसके लिए कृतज्ञ हैं, और विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का, कि जिनकी संवेदनशील पहल के कारण यह काम बहुत जल्दी हो गया। और भविष्य के लिए अभी ये तो एक बहुत छोटी सी बात लग रही है कि एक दिन मनाया, एक फॉर्मेलिटी हुई, लेकिन 2-4 साल में हमको ध्यान में आएगा कि ये बड़ा परिवर्तन हमारे देश की सोच में लाएगा। जनजाति समाज को फिर से लोग अपने मुख्य धारा में स्वीकार करेंगे, है तो वो पहले से, पर उसको मानेंगे कि हम मुख्य धारा में हैं, हमारा समाज है और हमें उसके साथ रहते हुए देश का और पर्यावरण का विकास करना है। राधेश्याम जी, जो हर्ष जी कह रहे हैं, क्या वाकई जनजाति समाज की जो इमेज या उसको लेकर जो धारणा है एक आम नागरिक में, देशवासी में, वो कुछ इस तरीके से बनाई गई कि उसे विकास में अवरोध के तौर पर खड़ा किया गया, और उसे बदलने के लिए अब जिस तरीके से हम कहें कि उनकी जो पुरानी परंपराएं हैं, जो उनकी वीर गाथाएं हैं, और जो उनके ऐसे काम जो कि आज की दौर में दुनिया देख रही है, उनकी मैं कहूँ कि उनकी मांग है, उनको आगे लाने की जरूरत है। उनकी मांग जायज है, और जो उन्होंने शुरू से जो ब्रिटिश कार्यकाल से अब तक जिन्होंने लड़ाई किया, अपने आप को बलिदान कर दे करके अपने स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता के लिए जिन्होंने काम किया, वो काबिले तारीफ रहा है। शुरू से चूंकि पहले शिक्षा की कमी थी, लेकिन आज जितना आदिवासी समाज में IAS IPS अधिकारी के जिन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देकर आज अपने मुकाम तक उन्होंने पहुंचा है। शिक्षा के क्षेत्र में अभी जनजाति समाज
बहुत ज्यादा अग्रणी है, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी से पहले की भी बहुत स्तर तक ऊपर उठा है। और आज जिन्होंने आज इस दिवस को भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने आज के दिवस को स्वर्ण अक्षरों के दिन में लिखा जाएगा। आज यहाँ जनजाति समाज के लिए अद्भुत विलक्षण है, अविस्मरणीय क्षण रहेगा आज का दिन, क्योंकि आज भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस के दिन में यह शुभ कार्य शुभ घड़ी में हो रहा है। क्योंकि जनजाति समाज जो है उस विश्व से खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, पहनावा और कला संस्कृति सबसे अलग है, जिन्होंने दुनिया से हट करके उनका जो रहन है और उसने उन्होंने अपने समाज के लिए और विकास के लिए, राज्य और देश के विकास के लिए जन जंगल जमीन के जिन्होंने अपने संरक्षण संवर्धन कर आज इस मुकाम तक है और अपने इष्ट देव समझकर या पर्यावरण के संरक्षण संवर्धन हेतु अपने बलबूते पर काम करके संरक्षण संवर्धन का जो काम किया है वो सचमुच में अनुकरणीय है। तो जितना हम बोलेंगे उतना ही उन लोगों के लिए कम है, क्योंकि आज जन जंगल जमीन बहुत भारी तादाद की संख्या में जिन्होंने जंगल के अपनी संरक्षण संवर्धन के लिए काम किया और उनके सादगी, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, पहनावा दुनिया में उसका बेमिटल की तरह कई। बिल्कुल राधेश्याम जी, सवाल ये कि जिस तरीके से हर्षी जो दूसरे की जनजाति समाज की हम बात करते हैं, तो असल में संवैधानिक तौर पर जो उनके हक उसमें दिए गए और सरकारों की ओर से जो स्कीम्स, योजनाएं या फिर जो उनके विकास को लेकर तैयार किया गया, हम उसे असल में कितना पहुंचा पाए हैं और किस तरीके की चुनौतियां हैं और ज़रूरतें, क्योंकि उनकी अलग हैं। अगर हम मुख्यधारा या फिर देश के दूसरे हिस्सों की बात करें, उनकी ज़रूरतें अलग हैं, कैसे उसमें सामंजस्य होना चाहिए, उसका रास्ता क्या है? बिल्कुल सही प्रश्न आपने किया। और वास्तव में जब देश आज़ाद हुआ तो संविधान निर्माताओं ने इस बात की चिंता बहुत ठीक प्रकार से की थी और हमारे लिए संविधान में ऐसे कई प्रावधान किए जिसमें हम अपनी अस्मिता और हमारी संस्कृति, हमारा रहन सहन, इसको ध्यान में रखते हुए भी विकास की ओर कैसे बढ़ सकते हैं। और इसके लिए विशेष हमें प्रावधान दिए गए, प्रोटेक्शंस दिए गए, जंगलों को लेकर भी प्रोटेक्शन दिए गए, आरक्षण भी दिया गया ताकि हम एम्पावर हों। पर मुझे जो पहले मैंने कहा उसी का एक लगता है कि एक कारण रहा कि इन सब योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए जो मशीनरी है उसके पास में वही इमेज वर्सेस रियलिटी का प्रॉब्लम रहा हमेशा। ये मैं महसूस करता हूँ और ये दूर करने की अभी आवश्यकता लगती हुआ है, पर उस गति से नहीं हुआ जैसा होना चाहिए। प्रावधान सभी थे, लेकिन जब ज़मीन पे उतरता है तो शेष जो उसकी इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज़ हैं उनका भी उस प्रकार की संवेदनशीलता होना, समझ होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और मैंने अभी जब ये चार्ज लिया है आयोग का, तब से मैंने इसी पर काम करना शुरू किया है कि कन्वर्जेंस ऑफ वेरियस स्कीम्स फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड लाइवलीहुड जनरेशन इन ट्राइबल विलेज, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं हैं, करीब 30-40 मंत्रालय और एजेंसीज मिलकर एक जनजाति समाज की योजनाएं जो संविधान में अपेक्षित है और शासन की भी मंशा है वो पूरा करने के लिए लगे हैं। लेकिन वो ठीक प्रकार से समझ न होने के कारण कई बार दिक्कतें आती है। बहुत ईमानदार भी प्रयास कभी कभी वो परिणाम नहीं दे सकते। जैसे आपने बिल्कुल ठीक ही कहा था कि वहाँ का रहन सहन, सामाजिक व्यवस्था और वहाँ की आवश्यकताएं, तीनों में अंतर है। उसको समझकर और उसको प्रायोरिटाइज करके हम कैसे योजनाओं को लागू करने का प्रयास करें, उसके लिए जो ये लागू करने वाले लोग हैं, उनको मदद करने वाले लोग हैं, वो उनको ठीक प्रकार से कैसे समझ सकें, इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता लगती है। होने लगा है, गति धीमी है ऐसा लगता है। वास्तव में हुआ भी ऐसा कि जब देश आज़ाद हुआ तब SC/ST कमीशन या SC/ST मंत्रालय बना था। अब शेड्यूल कास्ट की समस्याएं और शेड्यूल ट्राइब्स की समस्याओं में थोड़ा थोड़ा अंतर था। वो उपेक्षित थे, ये दोनों के लिए लागू है, पर समस्याओं में अंतर था। तो लंबे समय तक ऐसा रहा कि शेड्यूल ट्राइब की वॉइस बहुत अच्छी स्ट्रांग नहीं रही, क्योंकि शेड्यूल कास्ट समाज फिर भी नगरों में रहा है। और एक लंबे डिमांड के बाद जब 10 प्रधानमंत्री के बाद 11वें प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी बने, उन्होंने मंत्रालय अलग किया 99 में और 2003 में ये आयोग गठित हुआ। वहाँ से भी कुछ काम शुरू हुआ और धीरे धीरे ये गति बढ़ रही है। इसको बहुत तेज गति से आगे ले जाने की आवश्यकता है। और इसमें मुख्य बाधा मुझे लगती थी कि ये इमेज वर्सेस रियलिटी की है। मुझे लगता है कि ये जनजाति गौरव दिवस जैसा आयोजन और इसका लगातार चलना
हम सब बाकी शेष समाज को जनजाति के बारे में ठीक समझ पैदा करने के लिए बहुत उपयोगी होगा और उसके आधार पे हम कर सकते हैं बहुत कुछ। थोड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा होने की आवश्यकता है। ओके। और आज की ज़रूरत भी उसी बात की है कि ये बहुत जल्दी हो। और मुझे लगता है कि हम सब जिस प्रकार का अभी वातावरण बना है, पूरे समाज का भी, शासन का भी, हम इसको बहुत तेज़ गति देने में सक्षम होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हर्ष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और राधेश्याम जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और समझाने के लिए। असल में जो जनजातीय समाज है उसने किस तरीके का रोल रहा है, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो, उसके पहले के आंदोलन हो, या फिर आज़ादी के बाद देश की विकास यात्रा का। लेकिन उस समाज की अपनी ज़रूरतें, उनकी चुनौतियां भी हैं। और जैसा कि कहा हर्ष जी ने कि उनकी ज़रूरतें बाकी जो जनमानस है, जो जनसंख्या है, उससे थोड़ी भिन्न है, अलग है। और इसीलिए हमें थोड़े अलग मॉडल के साथ उनको जोड़ना होगा, उन्हें आगे बढ़ाना होगा। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस दिशा में तेजी के साथ काम करेगी। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।